ऑलरेडी। सुपर और केयू 15 के आसपास का बजट था, हमने ये ले लिए 12 में आ गई। एक स्कैम हुआ था सेकंड हैंड कार में। सेकेंड हैंड कार लेनी है तो इंजन ही फॉल्ट था गाड़ी का, तो वो ज्यादा चली नहीं, इंजन खराब रहता था, पूरी टाइम सर्विस स्टेशन में रहती थी। 5 लाख की गई है आपने मेरे को बताया। बहुत ज्यादा ही लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। इवन तो 10-11 की माइलेज आती है, वो थोड़ा कम है। हाँ मतलब किसी भी ग्लास का कोक का वो रखेगा भाई को कभी कारोबार करना हो तो उसमें भी वो इश्यू क्रिएट करता है। तो अब आप गाड़ी रिकमेंड करते हो किसी और को? पहले भैया मैं शाम रहा, जैसे आज की मैं देख पा रहे हो टाटा नेक्सॉन की है, ये वाला जो वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल है। हार्डली इसको 1 साल हो चुका है परचेज किए, इसके ओनर ने इसे परचेज करा था पिछले साल दिसंबर में परचेज करा था 2021 के। तो अब जानने वाले 1 साल बाद गाड़ी को चलाने के बाद कैसा लगा और गाड़ी का रिव्यू कैसा है। 8000 किलोमीटर कुल ड्राइव कर दिया, पेट्रोल कार जैसे रनिंग कम है। तो अब सबसे पहले मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से और इस गाड़ी की सारी स्टोरी जानते हैं। तो हेलो भाई। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो अब थोड़ा गाड़ी के बारे में बताओ, जब आप गाड़ी प्लान कर रहे थे तब आपका बजट क्या था और इससे पहले आप कौन सी गाड़ी ओन कर चुके हो? जब हमने गाड़ी ले रहे थे उस टाइम पर हमारे पास 2 कार्स थी ऑलरेडी, सुपर और केयू भी हमने ऑफिस से काम कर रखी थी पापा ने, और सुपर में हमारा सारा आना जाना होता था। तो हमें एक गाड़ी चाहिए थी घर के लिए, नॉर्मल ऐसी थोड़ा बहुत चलाने के लिए। एंड सुबह आप बता रहे थे कि प्रॉब्लम भी करी थी, आपने एक सेकंड हैंड कार परचेज करी थी। उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमें एक रिलायबल कार चाहिए थी बाहर जाने के लिए और घर के काम के लिए भी। इसके लिए हमने ज्यादा बजट रखा नहीं था, 14-15 के आसपास का बजट था। हमने ये ले लिए 12 में आ गई, हमें 12 में पड़ी है कार। एंड थोड़ा सुपर्ब की भी स्टोरी बता दो, जो लोग थोड़ा एक सेकंड हैंड कार प्लान करते हैं उनको भी एक थोड़ी टिप मिल जाएगी, जैसे कि आपके साथ एक स्कैम हुआ था सेकंड हैंड कार लेनी है तो यार ऐसा कोई बुराई नहीं है, आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाती है सेकंड हैंड कार, अगर आप 2-3 साल पुरानी लो। लेकिन आपको उसका पूरा इंस्पेक्शन अच्छे से करवा लेनी चाहिए। जैसे हमने अपने जान पहचान वाले से ली थी, तो हमारा इंजन ही फॉल्ट था गाड़ी का, तो वो ज्यादा चली नहीं, इंजन खराब रहता था, पूरी टाइम सर्विस स्टेशन में रहती थी। तो आप देख के लिए गाड़ी। एंड खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया, जैसे इन्होंने 12-13 लाख समथिंग की ली थी एंड उसके ऊपर उन्होंने 3-4 लाख लगाने के बाद भी बहुत कम रीसेल में गई है, 4 या 5 लाख की गई है आपने मेरे को बताया। बहुत ज्यादा ही लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। इवन फर्स्ट ओनर को जो लॉस होता है उससे ज्यादा लॉस इनको हो गया उस गाड़ी के अंदर। तो ये एक पॉइंट है कि अगर आपको भी सेकंड हैंड कार परचेज करनी है जरूर उसका इंस्पेक्शन करा के कराओ। आजकल कंपनी सारी ऑफर करती है, आप 5 to 10,000 की नॉमिनल कॉस्ट पे इंस्पेक्शन करा सकते हैं। तो अब नेक्सॉन की स्टोरी बताओ कि नेक्सॉन के जो और भी सेगमेंट में गाड़ियां थी, नेक्सॉन को क्यों डिसीजन बनाया? मेरे को टाटा एक्चुअली काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और टाटा का ब्रांड भी काफी पसंद है, लेकिन पापा को महिंद्रा 300 चाहिए थी। लेकिन फिर जब हमने अच्छे से इंस्पेक्शन करी दोनों गाड़ियों की, हमने टेस्ट ड्राइव ली, तो नेक्सॉन उसमें अपर एज मिला नेक्सॉन को और हमने ये ले ली। किस बारे में आपको अपर लगी एक्सयूवी 300 से? सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर था, इसमें पीछे एसी है, उसमें नहीं है। और नॉर्मल चलाने में एक्सयूवी 300 थोड़ा अच्छी है हाई स्पीड पे, ये इतना अच्छी नहीं है हाई स्पीड पर, लेकिन डेली में पता नहीं चलता। अगर हम डेली में जैसे आप डेली भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जो डायनामिक्स है 300 के वो ज्यादा बेटर लगता है व्हेन कंपेयर टू नेक्सॉन। पर्सनली मुझे लगता है जो इसका क्लच एंड ऑल है थोड़ा मेरे को स्लगिश लगता है, ऐसा गियर बॉक्स शिफ्टिंग अच्छी नहीं लगी मेरे को इसकी। फर्स्ट से जब ये सेकंड पे जाती है तब थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद गाड़ी स्मूथ है। हाँ गाड़ी डेफिनेटली बहुत स्मूथ है, पावर भी अच्छी डिलीवर कर देती है। 300 जैसी नहीं करती बट डिसेंट पावर डिलीवर कर देती है। तो आप जैसे 1 साल इस गाड़ी को चला चुके हो, 8000 किलोमीटर आपने ड्राइव करी, तो हाईवे टूर्स भी आपने करेंगे, तो नेक्सॉन में जो रोल ओवर का इशू देखने को मिलता है, तो आपको लगा कि आपको भी हैम्पर कर रहा है वो? रोल ओवर थोड़ा थोड़ा लगता है, जब अगर 40-50 स्पीड पे गाड़ी थोड़ा घुमाते हैं, थोड़ा डीप कट पे थोड़ा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगा कि गाड़ी पलट ही जाएगी, ऐसा कुछ कभी। क्योंकि नेक्सॉन के पलटने के बहुत ज्यादा केसेस हमने देखे हैं। काफी केस हमने भी सुने हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, या तो हमने ज्यादा स्पीड पे ज्यादा मोड़ी नहीं है। एंड रिकमेंड भी नहीं करता कि आपको मोड़नी चाहिए, पर कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी में कर दिया फिर किसी बंदे को करना है तब वो इशू क्रिएट कर सकती है। और जैसे अब आप हाईवे पे ड्राइव कर चुके हैं, तो माइलेज का क्या है सिटी एंड हाईवे पे, बहुत बता दीजिए। सिटी में अगर अभी जैसे हम फरीदाबाद गए थे किसी शादी में, 26 किलोमीटर गाड़ी चली थी, माइलेज इसकी कुछ 15-16 की आ गई थी, पेट्रोल में भी काफी अच्छी माइलेज थी। मतलब ट्रैफिक कैसा रहा? बम्पर टू बम्पर एक्सट्रीम ट्रैफिक था या फिर लाइट में एक पैच था जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी था और एसी भी चल रहा था गाड़ी में सब था, लेकिन 15 की माइलेज आ गई तो सही था। लेकिन वो मेरे पापा ने ड्राइव करी थी, वो काफी धीरे ड्राइव करते हैं, अच्छा ड्राइव करते हैं, तो माइलेज अच्छी निकल गई। मतलब ओवरऑल एवरेज से आप एक्सपेक्टेड जो आपने करी थी उससे आपको सेटिस्फाइड है? उससे अच्छी देखने को मिल रही है। हाईवे पर थोड़ी कम है, हाईवे पर भी 15-16 ही गई अभी तक हमने जितनी ली है। और सिटी में अगर मैं चला रहा हूँ और 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जाना है, तो 10-11 की माइलेज आती है, वो थोड़ा कम है। हाँ मतलब अगर सिटी में आप गाड़ी को कम टू कम ड्राइव करेंगे तो एवरेज तो आप उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आपकी रनिंग इतनी कम है। अगर लॉन्ग रेंज में आप हाईवे पे क्या हाईवे की एवरेज बता दो आप? 17 दे देगी। हाईवे पे 17 दे देती है? हाँ। क्या कंट्रोल ड्राइविंग में या फिर आप इजीली 100-120 क्रूजिंग में? नहीं 80-90 में आपको 17 की एवरेज रिटेन कर देगी। एंड जो आप इसका इंजन का आपको कैसा लगता है फीडबैक की? आपको जैसे 3 सिलेंडर 1.2 टर्बो पेट्रोल है, तो टर्बो पेट्रोल में आपको लैग लगता है या फिर इंजन में वाइब्रेशंस फील होती है?
इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी है, वो तो काफी बीस्ट मोड है इसका, हम्म बिल्कुल पैर रखो और इंस्टेंट भाग देगा गाड़ी। लेकिन नॉर्मल मोड में भी अगर आपको रेड लाइट है, जैसे आपको अचानक से ओवरटेक करना है किसी को रेड लाइट खत्म होते ही, या फिर हाईवे पे ड्रैग रेस करनी है किसी के साथ। ड्रैग रेस करनी है, तो नॉर्मल मोड भी काफी अच्छा है। कभी ऐसा नहीं लगता कि पावर कम रह गई है, मैं ओवरटेक नहीं कर पाया। पावर बहुत है इसमें, जितनी होनी चाहिए उतनी है। मतलब पावर सफिशिएंट है, ये नहीं ना हाँ, कम पावर है ना बिल्कुल ज्यादा sufficient है, हाँ। और टर्बो लैग भी आपको फील नहीं होता नहीं, इतना। ऐसा कुछ नहीं है। तो अब लगभग आप गाड़ी से सेटिस्फाइड हो, पर मेरे को पर्सनली इसमें थोड़ा वाइब्रेशन का इशू फील हुआ। आपको वाइब्रेशन लगती है इसमें? थोड़ी बहुत, अगर मैं पुरानी गाड़ियों से देखूं, हमारे पास सबसे पहले डिजायर भी थी, तो उसके हिसाब से वाइब्रेशन है थोड़ी। मारुति का तो बेस्ट रिफाइंड इंजन के मामले में मारुति तो बेस्ट है। जैसे अगर पेट्रोल गाड़ी है, अगर नॉर्मली भी आप इसको चालू करके खड़ी कर दो तो पता चलता है कि गाड़ी चल रही है, वाइब्रेट करती है। जबकि हमारी सुपर पुरानी सेकंड हैंड थी, उसमें इतना नहीं पता चलता था। अच्छा, तो अब जैसे आपने गाड़ी की सर्विस करा ली, सर्विसिंग में आपको कैसा फीडबैक लगा टाटा का? सर्विसिंग में काफी अच्छा फीडबैक था। सर्विस में काफी इंप्रूवमेंट है एक्चुअली टाटा में। जैसे सुना था कि सर्विस अच्छी नहीं होती, सर्विस स्टेशन का बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन वो घर पे आए, पिकअप करके गए बिल्कुल आराम से, फिर वापस ड्रॉप करके गए। जितनी भी कमी थी सब पेपर फ्री पिक एंड ड्रॉप था इसमें? फ्री पिक एंड ड्रॉप था। तो क्या 2 सर्विस तक फ्री पिक एंड ड्रॉप है, अब थर्ड जब होगी हमारी तब उसे पेड। अच्छा, तो उसके चार्जेस क्या आपने ऑडियंस को बता दो। थर्ड पिक एंड ड्रॉप का सर्विस का भी हमें चार्जेस पता नहीं, क्योंकि अभी करवाई नहीं है। लेकिन सेकंड ऑलमोस्ट फ्री थी, कुछ 1500 रुपए लगे थे हमारे, कुछ चेंजेस हाँ, इंजन ऑयल चेंज होगा 10,000 पे, जो एक ईयर वाली होती है। हाँ जी, वो आपने मतलब जल्दी करा ली क्योंकि आपकी गाड़ी की रनिंग नहीं थी। हाँ, क्योंकि 1 साल हो गए, तो उन्होंने बोले 1 साल हो गया, करवाई लो। हाँ, तो वो तो हो जाता है। पर अब जैसे आपने गाड़ी को 1 साल ड्राइव कर लिया, तो गाड़ी का ना अच्छे से बंदे को पता लग जाता है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। कुछ तो नेगेटिव है इसमें, जैसे प्रैक्टिकलिटी काफी स्पेस में काफी कम है। जैसे आप दिखाना चाहो तो। जैसे कि ये स्पेस है, यहाँ पे भी आपने कुछ रख दिया, अब कोई और स्पेस है ही नहीं पूरी गाड़ी में फोन रखने के लिए। और अगर पैसेंजर सीट वाले को भी फोन रखना है, मेरे को भी फोन रखना है, तो फोन रखने के लिए इतनी जगह नहीं है। ये तो इशू लगता है मुझे। जैसे मैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, तो मैं इनके साथ कभी कभी ट्रैवल करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा इशू लगता है कि फोन कहाँ पे रखें। और एक हमें कप होल्डर की दिक्कत भी लगती है कि इतना डीप कप होल्डर हम रखेगा कप अपना, छोटा सा जैसे कप मिलता है किसी भी ग्लास का, कोक का, वो रखेगा हम। भाई को कभी कारोबार करना हो तो उसमें भी वो इशू क्रिएट करता है। नहीं, ये तो मेजर इशू है, यूटिलिटी इशू। जोक से साइड अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो यूटिलिटी डेफिनेटली इशू लगता है। यहाँ पे भी जैसे बहुत कॉम्पैक्ट सी स्पेस है, बहुत। एंड आप बता रहे चार्जिंग केबल को लगाने में भी थोड़ा इशू फेस करने को मिलता है। चार्जिंग केबल बड़ी, मतलब ये समझ लो मुश्किल से लगाते हैं, लग जाती है फिर निकालो, फिर लग जाती है फिर निकालो, और चाबी भी हमें यही रखनी पड़ती है, तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। और ये फिर चार्जिंग में इधर लगाने के बाद हमें फोन भी रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें वायरलेस नहीं है, हमें यूएसबी से कनेक्ट करके ही एप्पल एंड्रॉइड कारप्ले चलता है इसमें। टाटा में तो यूएसबी लगानी ही पड़ती है जब भी लॉन्ग ट्रिप पे जाए जीपीएस के लिए। तो वो तो चलो इशू है। इसके अलावा और क्या इशू लगता है आपको गाड़ी में? इसके अलावा इनमें फिनिशिंग में काफी कमी है। जैसे अभी भी इस सर्विसिंग हो गई, 2 सर्विस हो गई और नई गाड़ी है, पॉलिसी भी नहीं उतरा, लेकिन अभी भी इसमें ये आवाज नहीं जाती। हाँ, थोड़ा लग रहा है इसका मूवमेंट थोड़ा डिस्टर्बेड लग रहा है। जब ऊपर जाएगी तब ये आवाज है। थोड़ा आवाज सी इसके अंदर लग रही है। मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट भी शेयर करी थी अपने चैनल में। ये भी एक इशू है। और इसके अलावा क्या इशू लगता है? ऐसा इसमें ज्यादा कोई कमी है नहीं, काफी अच्छे फीचर भी हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो। जैसे गाड़ी फीचर, थोड़े गाड़ी के पॉजिटिव भी बता दो। जैसे गाड़ी के एक फीचर के बारे में मुझे भी रिसेंटली पता चला, जब बारिश चल रही थी, तो आगे का वाइपर चल रहा था, मुझे पीछे लेना था, पीछे का पूरा शीशा गायब था। जैसे मैं रिवर्स गियर चला तो पीछे का वाइपर अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकल काफी अच्छा फीचर है, प्रैक्टिकल है काफी। हाँ, डेफिनेटली टाटा की कार्स में प्रैक्टिकल वाइपर ज्यादा लोग ऑन करते नहीं है, याद ही नहीं रहता। हाँ, तो टाटा की कार्स में मतलब प्रैक्टिकल फीचर्स भी डाल रहे हैं लोग। इसके अलावा और क्या गाड़ी में ओवरऑल सस्पेंशन क्वालिटी एंड राइड क्वालिटी की सस्पेंशन क्वालिटी जैसे भी पता ही है, हमारे यहाँ पे रास्ते में पूरी रोड खोद रखी है इन्होंने। और लेकिन गड्ढों पे मैं देख रहा हूँ कि बाकी की गाड़ी स्लो लेके जा रहे हैं, मैं पूरा आराम से स्मूथ करते गाड़ी ले जाता हूँ, पता भी नहीं चलता। एंड कोई रैटल नॉइज आपको फील हुई 1 साल बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रैटलिंग नॉइज भी आपको देखने को नहीं मिली? मतलब ओवरऑल अब जैसे आप गाड़ी के अगर बाहर जाते हैं और बात करते हैं, तो ओवरऑल जैसे आप गाड़ी को ओन कर चुके हो, आपको साल हो चुका है, तो अब आप गाड़ी रिकमेंड करते हो किसी और को, या फिर गाड़ी में आपको लगता है कि मैं काश आज चेंज कर लूं, ऐसा कुछ आपका मन करता है? डिपेंड करता है। अगर आपको बिल्कुल हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली कार चाहिए, जो फीचर ज्यादा हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, तो किया वगैरह बहुत कार्स हैं, वेन्यू वगैरह। लेकिन अगर आपको चाहिए कि स्मूथ फैमिली कार, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, गड्ढों पे अच्छे चले, रोड प्रेजेंस अच्छी हो, रोड प्रेजेंस की काफी रोड प्रेजेंस तो डेफिनेटली, जब नेक्सॉन फेसलिफ्ट आया था ना, जो इसका ये डीरेल वाला लुक है, डेफिनेटली इसकी वजह से रोड प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कार की, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। रोड प्रेजेंस तो डेफिनेटली अच्छे हैं, पर थोड़े फीचर्स में तो कट लगता है। जैसे एलईडी हेडलैम्प्स टॉप मॉडल तक में नहीं हमें देखने को मिलते, तो वो थोड़े डेफिनेटली एक माइनस पॉइंट है इस गाड़ी का। पर एलईडी तो हैरियर और सफारी में भी नहीं है। हाँ, नहीं, उनके लो बीम में, हाई बीम में हमें देखने को नहीं मिलती।
तो वो तो एक थोड़ा इशू लगता है इस गाड़ी का, फीचर्स थोड़े से गाड़ी में कम है, पर ओवरऑल गाड़ी का जैसे कि आपने ओनरशिप देख लिया है, इसका जो ओनर है ओवरऑल सेटिस्फाइड है गाड़ी के माइलेज से भी एंड ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स से भी। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू हर्षित गर्ग भाई का। होप करता हूं आपको पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एज ऑलवेज सबके साथ सबका टाटा बाय बाय, सी या।